की परिभाषा जानते हैं, जो सांस्कृतिक परिभाषा है, कोई बताइए। मिथिला जब भी आए, जब से हम आए तब से यही हम लोग सुन रहे हैं कि मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत, मिथिला की परंपरा के अनुसार संबोधन, उद्बोधन। मिथिला की परिभाषा क्या थी? किस क्षेत्र को मिथिला कहा गया? सब लोग मिथिला की बात कर रहे हैं, तो मिथिला किस क्षेत्र को कहा गया बताइए। अब दरभंगा का एक जिला है आज वर्तमान, भौगोलिक रूप में किस क्षेत्र को मिथिला कहा गया? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अगर पुराणों में देखेंगे, मिथिला तत्व दर्शन में देखेंगे, जो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर प्राचीन काल में लिखी गई, तो उस क्षेत्र को जिसके उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में गंगा हो, पश्चिम में नारायणी गंडक हो और पूर्व में कौशिकी अर्थात कोसी हो, उस क्षेत्र को मिथिला कहा गया। इस मिथिला की विशेषता क्या थी? जब प्राचीन मिथिला की हम लोग बात करते हैं, क्या विशेषता थी? तो इतने शांत क्यों? आप इतनी देर से बोल रहे थे। क्या सबसे बड़ी विशेषता इस पूरे क्षेत्र की क्या थी? ज्ञान की धरती थी। क्यों हम कहते हैं मिथिला ज्ञान की धरती थी? वो तो बहुत अच्छी बात है, निश्चित सब हम लोग गौरवान्वित करते हैं, लेकिन ज्ञान की बात हम ऐतिहासिक रूप में करते हैं, तो क्यों बोलते हैं कि मिथिला ज्ञान की भूमि? मंडन ऋषि तो बहुत बाद में आए, प्राचीनतम काल की बात कर रहे हैं, क्यों कहते हैं? उससे पहले हम लोग जाएं, तो ऐसा क्या था इस भूमि में, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, जो उसको अलग परिभाषित करती है? चलिए, बहुत तरह के उत्तर मिले हैं, तो मैं जिस परिकल्पना को लेकर पूरे बिहार को प्रेरित करना चाहता हूं, कहीं न कहीं बात करें तो उसका प्रारंभ मिथिला से ही होता है। क्योंकि प्राचीनतम काल में विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है बताइए? जो मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है, जो है, कौन है? रामायण तो बहुत बात की बात है। ऋग्वेद। पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। वैदिक परंपरा है जिसको, उसके पश्चात ही कृष्ण भी हुए, भगवान राम भी हुए, सब लोग उसके पश्चात हुए। सबसे जो प्राचीन परंपरा हम कहते हैं, वैदिक परंपरा कहते हैं, जिसको भारत की संस्कृति में उस समय ज्ञान के भंडार के रूप में वेदों को माना गया। वेदों का भी जो उत्कर्ष होता है, और वैदिक मंत्रों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यज्ञ हवन अलग अलग अवसरों पर किए जाते हैं। जब सिंहासन पर शासक आरूढ़ होता है तब भी यज्ञ का प्रावधान है। अनेक प्रकार की बातें हैं, भौतिक चीजों के लिए भी यज्ञ का आह्वान किया गया है। लेकिन जब परंपरा बढ़ती गई तो उसका उत्कर्ष कहां हुआ? उसको हम वेदांत कहते हैं, जहां वेदों का भी अंत हो गया। वैदिक जो चिंतन की जो परंपरा थी, उसका अंत हुआ, कहां हुआ? कहां पर हुआ? वेदांत कहां लिखा गया? इतनी शांति कहां लिखा गया? मैत्रेयी कहां की थी? कुछ लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, गार्गी कहां की थी? मिथिला की थी। तो मूल रूप में यदि आप देखेंगे तो जिस वैदिक परंपरा का भी जो अंत हुआ, अगर कहीं हुआ तो मिथिला हुआ। तो निश्चित है कि बहुत प्राचीन काल से जो दृष्टि थी, अलग थी। दृष्टि इतनी अलग थी कि केवल भौतिक तत्वों पर नहीं, आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्य तक जाना चाहती थी। पहला प्रश्न यही था कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं, किसके निमित्त हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं। और ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो सबसे अधिक यदि कहीं पूरे भारत में ऐसे प्रश्नों पर चिंतन करते हुए हम किसी को पाते हैं तो इसी मिथिला में पाते हैं। उस प्राचीन काल में मिथिला की महिला को हम देखते हैं कि पूरे प्राचीन काल में एक सभा चल रही हो जिसमें पूरे भारत के विद्वान आए, लेकिन उस प्राचीन काल में मिथिला की महिला में इतना साहस था कि सभी विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत होकर उनके खड़े
होकर सबसे बड़े विद्वान को भी चुनौती देने की क्षमता उनमें रखती। क्या दर्शाता है? दृष्टि अलग थी, दृष्टि अलग थी, दृष्टि अलग थी, तभी तो उतने प्राचीन काल में वेदांत का हम लोगों ने दर्शन देखा। और यदि हम सोचें, बहुत लोगों ने बात की वैशाली की, वैशाली गणतंत्र विश्व का प्रथम गणराज्य हम लोग कहते हैं। तो वैशाली का वो कौन सा क्षेत्र था जिसमें इस प्रकार की भावना जगी? लिच्छवी गणराज्य तो था ही, पर लिच्छवी का क्षेत्र क्या था? क्या केवल आज का आधुनिक वैशाली नगरी थी या कोई बड़ा क्षेत्र था? कितने लोग जानते हैं वैशाली का क्षेत्र क्या था? वैशाली तो राजधानी थी, लेकिन उस महाजनपद का क्या नाम था जिसकी राजधानी वैशाली थी? वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद भी लगभग वही सीमा थी जो हिमालय के दक्षिण, गंगा के उत्तर, पश्चिम में गंडक और पूर्व में कौशिकी, इस पूरे क्षेत्र को वज्जी महाजनपद कहा गया। वज्जी महाजनपद की जब बात करते हैं तो उसकी विशेषता क्या थी? अगर पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं गणराज्य की कल्पना जगी तो कहां जगी? कहीं और भी जग सकती थी। ऐसे कौन लोग थे जिनका चिंतन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने सोचा, जब परंपरा चल रही थी, क्या चल रही थी? जो शासक होगा उसका पुत्र शासन करेगा, यही परंपरा थी। लेकिन उसमें अपवाद कैसे हो सकता है, वो भी इतने बड़े भूभाग में? जब दृष्टि चिंतन बड़ा हो, दृष्टि अलग हो, तभी तो ऐसी चिंतन हम कर पाएंगे। तो प्राचीन काल में वेदांत, महाजनपद काल में वैशाली, वैशाली का जो क्षेत्र था उसकी यदि हम बात करते हैं किस प्रकार संचालित था, तो संभव है आप में से बहुत लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। आज के भारत में कितने सदस्य हैं संसद में? बताइए, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, 543। वैशाली जो वज्जी महाजनपद थी उसमें छोटे छोटे गणराजा चुने जाते थे, और ये सभी गणराजा मिलकर प्रत्येक वर्ष अभिषेक पुष्करणी के समीप वैशाली का संध्यागार था, उसमें उपस्थित होते थे और अपने गणाधिपति को चुनते थे। कितने गणराजा थे वैशाली में? बिल्कुल सही, 7,707 गणराजा थे वैशाली में, जो इस पूरे क्षेत्र में चुने जाते थे और चुनकर प्रत्येक वर्ष एकत्रित होते थे और अपने गणाधिपति को चुनते थे। प्राचीन काल में ऐसा चिंतन कैसे संभव हो सका? आज थोड़ी देर के लिए माइक बंद हो गया तो बड़ा अफरा तफरी मची। हम लोग सोचने लगे, कभी जनरेटर बंद करने की बात हो रही थी, कभी देखा जा रहा तो बिजली कितनी उथल पुथल की स्थिति हो गई, जबकि यहां पर 7,707 लोग नहीं, गिनती में 400-500 से अधिक संख्या में कुछ हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक माइक नहीं है, तो देखिए कितना उथल पुथल हो जाता है। लेकिन वैशाली के संस्थागार में जब 7,707 व्यक्ति मिलते होंगे उस प्राचीन काल में, पहले तो मिलते कैसे होंगे? बहुत लोग, मैं भी समस्तीपुर में, मेरा जब जन्म हुआ था तभी गांधी सेतु नहीं थी, पटना जाने में कितनी समस्या होती थी, कैसे जाते थे? जो बड़े लोग हैं सब याद करते होंगे कितनी समस्या थी, किस प्रकार जहाज से लोग पार करते थे, जाते थे। जब सिमरिया का पुल नहीं था, कैसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को की यात्रा होती थी, इसका उल्लेख हमें अंग्रेजों द्वारा लिखे पुस्तकों में मिलता है। उस समय जब मार्ग नहीं थे, तब कल्पना कीजिए कैसे उतने विशाल क्षेत्र में वैशाली लोग आते होंगे और चयन करते होंगे बिना माइक के मिलकर, कैसे संभव हो सकता हो? लेकिन था, इतिहास वर्णित करता है, इस प्रकार की बात होती थी। अब इस बात को जब उस तरह से कल्पना कीजिए, बात तो वैशाली की हुई, एक भूभाग की हुई जिसमें 7,707 गणराजा थे, चुनते थे। अब अगर पूरे भारत की आप बात करें तो आज भी छोटे से समस्तीपुर जिले में भी एक छोटे से सभागार में बैठकर यदि हम कहें कि किसी विषय पर विवाद कीजिए, विमर्श कीजिए और एक निष्कर्ष पर निकलिए, कितना समय लगेगा? अगर मैं बोल दूं कि भाई आप बैठिए
और ऐसे निष्कर्ष पर निकलिए कि भाई हर व्यक्ति सहमत हो, तो संभव है क्या? विवाद करते रहेंगे, हर व्यक्ति की अपनी राय होगी, उसका विचार होगा और विवाद बढ़ता जाएगा। विवाद ऐसा रूप ग्रहण कर सकता है कि शस्त्र निकल जाए, बातचीत बढ़ती चली जाए। और छोटे से समूह में ऐसी दृष्टि हम देखते हैं जो यथार्थ। लेकिन उस प्राचीन काल में जब भाषा भी संभवतः आज की तरह ही एक नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती होगी, अलग अलग परंपराएं रही होंगी। लिपि भी जब अधिकांश भाग में ब्राह्मी थी, वहीं पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती होगी। कैसे संभव हुआ कि सभी छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके एक अखंड भारत के साम्राज्य का हम निर्माण कर सके? किस भूमि ने वो संभव कर दिखाया था? क्या कारण रहे होंगे? जब हम बात करते हैं कि हम बड़े गौरवान्वित होते हैं अपने उन यशस्वी पूर्वजों की, जो छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर और छोटे से समूह को जोड़कर हम एक नहीं कर पाते। जिस समय न माइक थी, न प्रौद्योगिकी इस प्रकार की थी, न सूचना तंत्र थे, न मार्ग थे जिसको हम जोड़ सकते। यदि तक्षशिला से किसी को चलना हो और उसे कहा जाए पाटलिपुत्र जाओ, तो आज के समय में तो एक दिन में विमान से भी आ सकता है, लेकिन उस समय महीने लग जाते होंगे चलने में, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को पार करने में। सबकी अपनी नीति अलग रहती होगी, लेकिन उनको एक करना संभव हो सका क्योंकि दृष्टि बिहार की थी। दृष्टि एक व्यक्ति की थी जिसके मन में यह कल्पना जगी कि अगर सभी छोटे छोटे खंडों में भारत बटा रहा, एकत्रित नहीं हुआ, तो बाहरी आक्रमणकारी आएंगे और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और जब उन्होंने इस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले उस समय मगध के सम्राट धनानंद के पास पहुंचे और उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप पूरे भारत को संभालिए, छोटे छोटे गणराज्यों में बटा, छोटे छोटे राज्यों में बटे इस भारत को एकत्रित करिए, पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है। लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। अपमानित करके उन्हें जब बाहर निकाला गया तो बड़े विचलित थे, क्योंकि देख रहे थे कि भारत प्रज्वलित होगा विदेशी आक्रांताओं से और ये परंपरा चलती रहेगी अगर भारत एकत्रित नहीं हुआ। ऐसे में जब जा रहे थे तो उन्हें एक बालक खेलता हुआ मिला जो स्वयं को भारत का सम्राट बनाकर संबोधित कर रहा था, दूसरों को निर्देश दे रहा था। चाणक्य वहां रुके। उस बालक उन्होंने क्षमता देखी जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकता है। उस बालक को उन्होंने चुना, उस परिकल्पना को रूप दिया और इतिहास साक्षी है किस प्रकार एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण संभव हो सका। एक व्यक्ति की सोच, एक व्यक्ति की परिकल्पना ने जब क्षमता को पहचाना और क्षमता के साथ पढ़ना शुरू किया तो उसने दावानल का रूप ग्रहण कर लिया। ऊर्जा कहां थी? दृष्टि कहां थी? दृष्टि इसी भूमि की थी, क्योंकि इस भूमि ने जब प्राचीन काल में दिखा दिया वेदांत के दर्शन को, लिच्छवी जैसे गणराज्य को स्थापित हम ही नहीं कर सकते थे।